नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, हमने करंट अफेयर की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दी है, आप वहां से इसे पिक कर सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सारी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट है। ये हम वनडे एग्जाम के आधार पे हम इसे कवर करेंगे। साथ ही ध्यान रखिए कि इसकी जो पीडीएफ है, यानी इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में दे दी है। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। पीसीएस वाला ऑफिशियल के नाम से है या @VIP सिविल प्रेप के नाम से। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देर ना करते हुए हम करंट अफेयर को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड। और वो कैसा? निजी निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड बनाया है। किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने बनाया है। क्या नाम है इस कंपनी का? अग्निकुल कॉस्मोस। तो ध्यान रखेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड किसने बनाया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। और साथ ही याद रखेंगे कि ये अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ की कंपनी है? ये चेन्नई की है, एक स्टार्टअप बेस है। क्या है ये? एक चेन्नई का स्टार्टअप बेस है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कि इसने लॉन्च कैसे किया है, तो इसमें इसे दो संगठन की सहायता मिली है। पहला इसरो, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा होता हमारा इन स्पेस। क्या? इन स्पेस। ये क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस हमारी एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से इसरो में निजी भागीदारी को बढ़ाती है। ठीक है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी और ये ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो इसरो में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सहयोग लेके इसने ये लॉन्च पैड बनाया है। किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, यहां इसने अपने लॉन्च पैड के साथ साथ एक बाण भी अपना बनाया है, यानी अपना एक रॉकेट भी बनाया है, प्राइवेट रॉकेट, जिसका नाम है अग्नि बाण। आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में सबसे पहला जो प्राइवेट रॉकेट है उसका नाम क्या था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम एस। विक्रम एस। और ये किसने बनाया था? स्काई रूट। नाम लिख लेंगे, स्काई रूट। स्काई रूट एरोस्पेस। एरो स्पेस इस कंपनी ने बनाया था। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने किसको? विक्रम रॉकेट को। ध्यान रखेंगे। तो अब यहां से हमें क्या मिला? पहला, यानी पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। इसरो और इनस्पेस की सहायता से। इनस्पेस क्या है? ये इसरो में पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी। इसने, यानी अग्निकुल कॉस्मस ने, अपना एक रॉकेट भी बनाया है जिसका नाम है अग्निबाण, और ये प्राइवेट रॉकेट है। हालांकि जो सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट है वो क्या नाम है उसका? वो विक्रम एस है, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था। यहां तक बात क्लियर? और हमें याद रखना है कि ये कंपनी क्या कर रही है? ये एक 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन बना रही है। और ऐसा जो 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन बनाने वाली भी ये पहली कंपनी है दुनिया की। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो इंजन है वो बनाया है अग्निलेट ने। फिर हम अगला करंट अफेयर देखते हैं। 1 दिसंबर को भारत को एक वर्ष के लिए औपचारिक रूप से, यानी ऑफिशियल रूप से जब घोषणा की गई कि अब भारत को यह पद दिया जाता है। कौन सा पद? जी ट्वेंटी की अध्यक्षता का कार्यभार भारत को दे दिया गया है। कितने दिसंबर से? 1 दिसंबर से। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत को कार्यभार कितने दिसंबर से दिया गया। यहाँ आप पीएम को देख सकते हो कि कितने खुश हैं अपने अध्यक्षता मिलने के बाद। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि जो जॉम्बी वायरस है, जिसे आप जॉम्बी मूवी भी देखते होंगे, तो उसमें कैसे लोग बन जाते हैं जॉम्बी, फिर एक से दूसरे को खाने लगते हैं, वैसा ही एक वायरस आने की आशंका जताई है। और वो कहाँ आ सकता है? वो बताया है कि जो जमी हुई झीलें हैं, तकरीबन 48,500 यानी 48,500 वर्ष पुराने जॉम्बी वायरस उन झीलों के नीचे
जमे हुए हैं तो उनके सक्रिय होने की संभावना है कि वो झीलें यदि पिघल गई तो वो ज़ॉम्बी वायरस जो है वो सक्रिय हो सकते हैं, पुनर्जीवित हो सकते हैं। तो इससे पूरे यूरोप में ये चिंता की लहर है। ये ज़ॉम्बी वायरस का चित्र है और ज़ॉम्बी कैसे होते हैं वो आप गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 की भी घोषणा कर दी गई है। तो जो भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम के लिए। तो आप इन्हें याद भी कीजिए और साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप प्रिंट भी करा लेना, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 जो दिए गए हैं उसमें पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? ये टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अचंता शरथ कमल, जो आप यहाँ देख सकते हो। अचंता शरथ कमल को यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि अचंता शरथ कमल को दिया गया। अगला पॉइंट, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। दरअसल जो तेंजिंग थे वो कौन थे? वो थे नेपाल के पर्वतारोही, जो पर्वत पे चढ़ने वाले होते हैं वो पर्वतारोही थे। और साथ ही ध्यान रखो कि पहली बार केदारनाथ की चढ़ाई करने वाले और पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो तेंजिंग नोर्गे ही हैं। इनके एक साथी और भी थे जिनका नाम था एडमंड हिलेरी। पहली बार माउंट एवरेस्ट पे ये दोनों लोग चढ़े थे, हिलेरी एंड नोर्गे। लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि भारत में अब इनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, तो वो है ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह का। क्या नाम है इनका? ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल। ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को राष्ट्रपति यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे अवार्ड देते हुए हैं। साथ ही साथ ये इनको जो मिला है वो है इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है और उसमें बाकी जो लोग हैं वो हैं शुभम धनंजय वनमाली, उनको वाटर एडवेंचर के लिए दिया गया है। और एक है नैना धाकड़, इनको लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये हैं आपके भवानी सिंह साम्याल जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। ठीक है, आप कैसे ध्यान रखेंगे इसे? जो भवानी है वो माता है, तो माता तो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। तो भवानी को आप देख लेंगे लाइफ टाइम के साथ। भवानी कहाँ आएंगी? लाइफ टाइम। साथ ही भवानी के बाद आप जाएंगे शुभम। तो शुभम जो जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें पहले वाटर का छिड़काव किया जाता है, वाटर पवित्र किया जाता है सबके लिए। तो शुभम को कहाँ, शुभ से कहाँ लगा देंगे आप? वाटर। ठीक है, तो वाटर एडवेंचर के लिए शुभम। और फिर अब आता है आपका नैना धाकड़, तो इनको लैंड एडवेंचर के लिए मिला है। तो इन्हें कहाँ से लगाएंगे आप? नैना कहाँ लड़ते हैं? लैंड पे, यानी जमीन पे। नैना एक दूसरे के जो लड़ते हैं वो जमीनों पे ही तो लड़ते हैं, तो नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया है। ठीक है, इससे खतरनाक कोई एडवेंचर नहीं है। अगला है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं के नाम। इन्हें याद करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला है आपका राज सिंह, इधर हैं ये खिलाड़ी, ये हैं इनके खेल। तो आप यहाँ देखेंगे तो मेनली ये जो कोचेज हैं, ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं, यानी जो अपने क्षेत्र में अच्छे कोच होते हैं। तो राज सिंह, तो आप जो इसमें देख रहे हैं जो रा है वहीं से निकल के आ रहा है रेसलिंग। ठीक है, इस रा से क्या पता चल रहा है? रेसलिंग का। फिर उसके बाद जीवन जोत सिंह तेजा, जीवन जोत सिंह तेजा, तो आप यहां से तेजा से देख सकते हैं तीरंदाजी। तेजा से क्या दिख रहा है? तीरंदाजी। फिर हम आगे देखें, इनका नाम है सुमा सिद्धार्थ शिरूर। तो आपने देखा होगा कि जो पैरालिसिस की बीमारी होती है वो सर से शुरू होती है, तो सर को सिर भी बोलते हैं। तो सिरूर मतलब पैरा में दिया गया है इन्हें। सिरूर किसके लिए है? पैरा, पैरा शूटिंग। ठीक है, और बड़ा सा से ही यहाँ पर शूटिंग भी है। अगला है, ये याद करने की ट्रिक है, आप डायरेक्ट याद करें किसी को
आप थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये मेंस में तो कोई लिखना नहीं, बस ऑब्जेक्टिव टाइप आपको कनेक्ट करना है। फिर आता है मोहम्मद अली कमर, तो इनका मोहम्मद का मुक्का उठा लो, ठीक है, मुंह से मुक्का यहाँ आपको मिल जाएगा। मोहम्मद अली कमर किसके कौन है, मुक्केबाज हैं। फिर आता है आपका सुजीत मान, तो मान किस में रखा जाता है, कुश्ती, ठीक है, जो कुश्ती लड़ते हैं हम, कुश्तियों में ही तो मान रखा जाता है कि भाई चित मत हो जाना, तो मान कहाँ आएंगे, कुश्ती में आएंगे। फिर उसके बाद है दिनेश जवाहर लाड, तो लाड या आपको पता होगा लॉर्ड्स का मैदान भी है, लॉर्ड्स का मैदान किसके लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए, तो लाड क्रिकेट के लिए आ जाएंगे, दिनेश जवाहर लाड किसके लिए आ जाएंगे, क्रिकेट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका विमल प्रफुल्ल घोष, क्या नाम है, विमल प्रफुल्ल घोष। तो देखो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें जो इनका प्रफुल्ल का फू है, तो वो वहां से क्या निकाल रहा है, फुटबॉल, ठीक है, यहां से क्या निकल रहा है, फुटबॉल। फिर आगे जो श्रेणियां हैं वो आती हैं अर्जुन पुरस्कार की, कौन सी श्रेणी आती हैं, अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार भी हम याद कर लेंगे आसानी से। अर्जुन पुरस्कार आप देखें 2022 के, वैसे बेसिकली 2018 की यूपीसीएस के प्रीलिम्स में एक ऐसे क्वेश्चन आया था कि इधर नाम दे दिए, उधर से उनके खेल दे दिए, अब उनको मैच कीजिए, तो ये इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो हम अर्जुन पुरस्कार को कैसे याद करेंगे, अर्जुन पुरस्कार को याद करने की एक ट्रिक हो सकती है, अर्जुन पुरस्कार दरअसल दिए उन्हें जाते हैं जो अपने क्षेत्र में खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो इसे एथलेटिक्स को जैसे हमें याद रखना है, तो एथलेटिक्स को कैसे याद रखेंगे, उसे हम याद रख सकते हैं कि एथलेटिक्स को हमेशा आस रहती है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, मेहनत करता है पूरी तरीके से, तो उस आस से ही आप याद रख सकते हैं AAS, ए फॉर अविनाश, ए फॉर एल्डोस और एस फॉर सीमा, ठीक है। तो इस तरीके से आस रहती है एथलेटिक्स को, तो वही आस उन्हें 3 नाम दे के चली जाती है। फिर हम आगे देखें तो वो लक्ष्य सेन बहुत फेमस रहे थे बैडमिंटन में, वो आपको ध्यान होगा कि जब बैडमिंटन खेलते हो तो पूरा लक्ष्य आपका उस चिड़िया पे होना चाहिए, अर्जुन का भी लक्ष्य कहाँ था, चिड़िया की आंख थी, तो बैडमिंटन ध्यान रखिए, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका HS प्रणय, HS प्रणय, तो आपने प्रणय कर लिया है किससे, बैडमिंटन से, जब आप आंख लगाएंगे तो प्रणय भी होगा, प्रणय मतलब विवाह शादी, तो जब आंख से आंख लगाएंगे तो प्रणय हो जाएगा, मतलब वो भी बैडमिंटन ही है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सागर ओहवालकर, क्या नाम है, सागर ओहवालकर, वो कौन है, मलखंभ, ठीक है, और मलखंभ जो खेल है वो कहाँ से है, ये MP से है, कहाँ से है, MP से, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, नयन मोनी शौकिया, नयन मोनी शौकिया कौन है, ये लॉन वॉल के लिए है, लॉन वॉल शौकिया, ठीक है, नयन मोनी शौकिया। सारे नाम याद भी नहीं रखने, कुछ कुछ याद रख लो। ऐसे ही अमित, अमित किसके लिए हैं फेमस, मुक्केबाजी के लिए। निखत जरीन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये मुक्केबाजी में निखत जरीन का नाम आपने सुना होगा, तो मुक्के मार मार के जो मुंह जला दे वही जरीन है, और निखत जरीन इनका नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भक्ति कुलकर्णी, भक्ति कुलकर्णी शतरंज के खिलाड़ी हैं। इस ऐसे ही शतरंज के एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रज्ञानंदा, प्रज्ञानंदा आपने सुना होगा कि विश्वानंद का क्या खेलते थे, शतरंज खेलते थे, ऐसे ही प्रज्ञानंदा भी क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है दीप ग्रेस इक्का, ठीक है, दीप दीप ग्रेस इक्का कहाँ है, वो हॉकी में है, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद आता है सुशीला देवी, तो सुशीला देवी ये जूडो हैं, तो आप सुशीला का जो ज्यादा सुशीलपन मत देखना, वो जूडो कराटे भी चला सकती हैं, आपको नीचे फैला सकती हैं, ठीक है। फिर आते हैं साक्षी कुमारी, तो साक्षी कुमारी क्या खेलती हैं, कबड्डी, ठीक है, कुमारी क्या खेलती हैं, कबड्डी, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट है आपका पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए हैं टाइम्स पत्रिका ने अपने फ्रंट के पेज पे, नाम आप फोटो में देख पा रहे हैं जेलेंस्की, हालांकि ये कॉमेडियन थे लेकिन कॉमेडियन से ये वहाँ के राष्ट्रपति बने और आज तो पर्सन ऑफ द ईयर भी बन गए, और ये सब मेहरबानी किसकी है, अमेरिका की। तो देखिए, तो टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किससे चुना है, जेलेंस्की को चुना है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे
कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, कौन? जेलेंस्की, ठीक है। तो जेलेंस्की को एक नाम और दिया गया है, वो है स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। क्या नाम है? स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। इन्हें इन व्लादिमीर जेलेंस्की इनका पूरा नाम है, और इन्हीं का जो अब दूसरा नाम देने लगे स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। अगला जो करंट अफेयर वो है हमारा कि 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, यानी 3 आयुर्वेद से संबंधित जो संस्थान हैं, आयुर्विज्ञान से संबंधित जो संस्थान हैं वो राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। 3 नाम हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, और वो क्या है कि इसे जब मान लो आप प्यार से किसी व्यक्ति को गधा भी कहेंगे तो वो सुन सकता है, और गुस्से में बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप ऐसे बोलें, यू गधा जी, यू गधा जी। कैसे बोलेंगे? जैसे U4 क्या हो जाएगा? यहाँ U4 होगा आपका यूनानी, ठीक है। U4 आपका हो जाएगा यूनानी, और वो यूनानी कहाँ पर है? गाजियाबाद में, ठीक। तो ये वाला ब्रैकेट खत्म। फिर आगे चलते हैं, D4 आपका हो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली किस चीज के लिए है? होम्योपैथी, ठीक है। फिर आता है आपका A4 आयुर्वेदिक, और आयुर्वेदिक कहाँ है आपका? गोवा में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यू गधा जी, ठीक है। किसी को बोल मत देना, नहीं तो वो तुम्हें कूट देगा। आगे चलें, तो सबसे पहले आपने इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कहाँ ये 3 संस्थान स्थापित किए गए हैं। लाइव क्लास में भी ये कवर कराया था, तो उसमें ये जो इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये 3 संस्थान का इनॉग्रेशन किया गया था। तो वो एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ आपको बताए गए, ठीक है। आगे चलें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 उन्हें देखें, तो अंग्रेजी साहित्य के लिए किसे मिला है? अंग्रेजी साहित्य के लिए हम देखें तो वो मिला है अनुराधा रॉय को, ठीक है। अनुराधा रॉय, नाम से ही पता चल रहा है कि रॉय इंग्लिश जैसा ही नाम है, रॉब टाइप का, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। क्या नाम है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो अनुराधा रॉय कह रही हैं ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये मेरी बुक है, और इसको कौन सा वो मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी में इन्होंने ये बुक लिखी है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। और 1955 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट दूसरी भाषा आती है वो कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी साहित्य के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है तुम्हारी के शब्द। किसके शब्द? तुम्हारी के शब्द। तुम्हारी के, ठीक है। तो तुम्हारी के हमारी के छोड़ो, बद्री नारायण को याद रखो कि तुम्हारी के शब्द के जो लेखक हैं वो कौन है? बद्री नारायण है। और उन्हें हिंदी साहित्य 2022 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है, और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये। फिर संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया है? वो दिया गया है जनार्दन प्रसाद पांडेय मणि। तो आप देखो इसमें ही भी मणि है, और इन्होंने जो कृति लिखी है उसमें भी मणि है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, दीप माणिक्यम। क्या नाम है? दीप माणिक्यम। इनकी जो कृति है या इनकी जो बुक है उसका नाम है दीप माणिक्यम। तो याद रखेंगे, दीप माणिक्यम के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को ये जो अवार्ड है वो मिला है, ठीक। अगला है आपका चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा में साहित्य, हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला है। और इनकी ये जो बुक है वो एक कविता संग्रह है। इसमें इन्होंने जो बुक लिखी है ये है ताजा हवा की तविशें। क्या लिखा है? ये ताजा हवा की तविशें। अब आप ये बताओ, ताजा हवा में तविशें हो सकती हैं? ये ख्यालों में ही बात कही जा सकती है, इसलिए इनका नाम भी क्या है? चंद्रभान ख्याल, ठीक है। तो आगे चलेंगे, तो याद रखेंगे, ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि ताजा हवा में कोई तविशें वविशें नहीं होती, ये सब ख्यालों की बात है, ठीक। अगला है, हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसने भारत में जो मोर्टेलिटी रेट है, मदर का मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं या एमएमआर कहते हैं, वो जारी किया है। वो दरअसल 2018 से 2020 के बीच का है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि भारत का जो एमएमआर है ये हमने
यहाँ जो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी ये कटिंग है। यहाँ दिया है कि भारत का जो एमएमआर है 2014 से 16 में 130 प्रति 1 लाख था। जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1 लाख पे मृतकों की संख्या निकाली जाती है, यानी कितनी माताओं ने 1 लाख बच्चों को जन्म देने में मृत्यु को वो प्राप्त हुई, ठीक है, मतलब उनकी मृत्यु हुई। तो उस टाइम यानी 14 से 16 के बीच में ये 1 लाख पे 137 जो माताएं थी वो अपनी जान त्याग देती थी, मतलब उनकी जान चली जाती थी। अब 2018 से 20 का रिकॉर्ड ये कहता है कि आज वो संख्या घट के 97 हो गई है। कितनी? 97 प्रति 1 लाख। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 130 से घटा के हमने कहाँ पहुंचा दिया इस रेशियो को? 97 पहुंचा दिया, ठीक है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि ये जो रेशियो है वो सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम जो है वो है केरल में। कहां पर कम है सबसे? केरल में सबसे कम है, यानी जहां मौतें सबसे कम होती हैं और एमएमआर रेट जहां सबसे कम है। और वो कितना है? सिर्फ 19 है यहाँ पर। कितना? 19। याद रखेंगे कि केरल में सबसे कम है ये रेट। फिर दूसरे नंबर पे हम देखें तो महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे हम देखें तो तेलंगाना आता है। कौन आता है? तेलंगाना। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम है और फिर गुजरात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। केरल में सबसे कम एमएमआर है, उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना का नाम आता है और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात आते हैं। इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारी क्या होगी कि माताओं की जब तक शादी नहीं होती उनको कुमारी कहा जाता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं कि के एम कुमारी का जो टैग है वो उन पे रहता है कि मतलब वो कुमारी हैं, ठीक। तो कुमारी का जो टैग है वो कैसे रहेगा? K4 हमारा हो जाएगा केरल, ठीक है। M4 हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर T4 हो जाएगा हमारा तेलंगाना, A4 हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश और G4 हो जाएगा हमारा गुजरात। तो कुछ इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इजी है ना? आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि सबसे हाई कहाँ है? तो असम में सबसे ज्यादा हाई है। उसे आप कैसे याद रखेंगे कि असम में सबसे हाई है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU आपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हालात हैं वो इन 3 राज्यों में हैं। A4 असम में, M4 MP में मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है, M4 MP में और U4 उत्तर प्रदेश में। इन 3 राज्यों में हालात जो है वो सबसे खराब है। और यूपी का तो आप याद भी रखें कि यूपी में कितने हैं? 167 हैं, ठीक है। ये एमएमआर जो रेट है वो याद रखना है, क्योंकि यूपीपीसीएस जो भी देंगे वो इसको याद रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो एमएमआर रेट सबसे हाई कहाँ है? असम में। सबसे कम कहाँ है? केरल में। याद करने की ट्रिक क्या है केरल वाली? KM का टैग रहेगा, ठीक है। तो केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सबसे लो वाले हो गए। फिर हाई वाले AMU से याद रख सकते हो, असम, मध्य प्रदेश एंड U4 आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट। वो है हमारा कि 2018 से 20 के बीच का जो एमएमआर है, 2018 से 20 के बीच में जो एमएमआर है वो हम देखें तो भारत ने प्रतिवर्ष 1 लाख जो जीवित हैं उन जन्मों पे 100 से कम का जो लक्ष्य है, जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य था कि हम अपने एमएमआर रेट को 100 से कम ले आएंगे, वो हम हमारी राष्ट्रीय नीति कब आई थी? 2017 में। तो 2017 में हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को हमने अब हासिल कर दिया, क्योंकि हमारे अब कितना हो गया है एमएमआर रेट? 97 हो गया है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। साथ ही हमने जो एक लक्ष्य और रखा था वो था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो तीसरा जो लक्ष्य था 3.1। उसमें हमने सिग्नेचर किए थे कि हम अपना जो मातृ मृत्यु रेट है उसे कम करेंगे और वो कितना लेके आएंगे? 70 पे लेके आएंगे। तो उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और हमारे जो 8 राज्य हैं, कितने राज्य? 8 राज्यों ने उस लक्ष्य को पूरा भी
कर लिया है, वो 70 से कम में आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हमारा यूपी में एक और योजना आई है अब, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। इससे पहले कौन सी आई थी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो 2018 में आई थी। कब आई थी? 2018 में। उसके बाद अभी ये जो योजना आई है वो 2022 की है, और इसमें कहा गया है कि हर एक जिले को एक जो गेम है वो दिया जाएगा, एक स्पोर्ट्स गेम दिया जाएगा, स्पोर्ट्स दिया जाएगा। और उसमें आपको ध्यान रखने हैं कि ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये जो कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने पीडीएफ में इंक्लूड की है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि आपके जो इंटरव्यू होंगे, जब पीसीएस जब फाइनल इंटरव्यू होता है तो आपके स्टेट से जैसे प्रोडक्ट पूछते हैं वैसे ही वो स्पोर्ट्स भी पूछ सकते हैं। तो जो जो आपके स्पोर्ट्स हैं ये पूरे ध्यान रखें। और जो मेन याद रखना है, जैसे लखनऊ का याद रखना है, ठीक है, वाराणसी का याद रखना है। तो ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो फुटबॉल है वो कहाँ का है, तो वो हाथरस का है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाए, मान लो स्विमिंग कहाँ का है, तो पीलीभीत का है। शूटिंग कहाँ का है, तो वो बांदा का है। ठीक है, कबड्डी कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट है, तो कन्नौज का है। ठीक है, लॉन टेनिस कहाँ का है, प्रयागराज का लॉन टेनिस है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ के स्पोर्ट्स भी चुने गए हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग कहाँ है, मिर्ज़ापुर का है। ठीक है, मिर्ज़ापुर और बिजनौर। और उसके अलावा बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों का है। फिर टेबल टेनिस देखें तो आगरा और कानपुर का है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही बॉक्सर जो बॉक्सिंग है वो यूपी में बुलंदशहर का है। ठीक है, बुलंदशहर और कुशीनगर, इन दोनों का बॉक्सिंग है। ठीक है, मुक्के मारने में बुलंदशहर वाले हाई हैं ज़्यादा। उसके बाद आर्चरी देखें तो आर्चरी जो है वो सोनभद्र का है और ललितपुर का है। तो इस तरीके से ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो खेल के हिसाब से दिए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को इंडिया। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन जो है उसका उद्घाटन किया गया, और कहाँ पे? यूपी में। तो वो यूपी में जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, उसमें इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी के जो सीएम हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक, उसके अलावा इतना ही ध्यान रखना है कि इंडिया अफ्रीका हैकाथन कहाँ मनाई गई, तो वो यूपी में, और यूपी के भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में या ग्रेटर नोएडा में। ठीक, आगे चलेंगे। फिर हम ध्यान रखें कि यूनेस्को का नाम जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन के छोटा करके बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। वो है आपका कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण आया है नई दिल्ली में। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बस इतनी बात ध्यान रखो। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थीम क्या है? तो थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, तो इतनी ही जो आज की जो क्लास है हम इतनी ही कवर करते हैं। बाकी जो करंट अफेयर है वो हमारे पास है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो लंबी हो जाएगी। तो आपकी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, ये आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ लोगों से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बड़ी होती जाए। 400 की कम्युनिटी अभी हो गई है और धीरे धीरे और भी बढ़े। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई क्लास में। थैंक यू। हेलो।